Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस नई जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 31B पे। ठीक है, बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन पे बात करने वाले हैं। मीन्स आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपरली। तो अपने अकॉर्डिंग देखिए, जब आपका स्पीड टेस्ट चल रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद ही आगे का सॉल्यूशन या आंसर आप देखने वाले हैं। बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह से क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर दें, जिससे हम एक क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। अगर आपने ये एसटी अभी तक नहीं दी है 31B, तो एसटी पोर्टल से जाके तुरंत इस एसटी को ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एसटी है। और जितनी भी स्पीड टेस्ट आपके बन रहे हैं, फ्रेम हो रहे हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस ही हैं। मीन्स जितने भी स्पीड टेस्ट आपको मिल रहे हैं, सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जिन कॉन्सेप्ट्स पे प्रीवियसली क्वेश्चंस आ चुके हैं, और जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स बनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की, और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या एड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन से हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, वो रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपके ABCD जम्बल्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पैसेज फ्रेम करना है। जब हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो नेवरदलेस से हम स्ट्रक्चर को शुरुआत नहीं करेंगे। A change that is conducive to happiness may be termed as progress। बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो सकता है। मीन्स एक ऐसा बदलाव जो कि कंड्यूसिव मीन्स सहायक होता है। सहायक, एक ऐसा बदलाव जो सहायक है किस चीज के लिए, हैप्पीनेस के लिए। मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, उसको हम प्रोग्रेस की तरह देख सकते हैं। ठीक है, जब हमने बी से शुरू किया तो हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि बट या सो से भी हम स्ट्रक्चर की शुरुआत नहीं करने वाले। अब हमें बस इतना देखना है कि बी के बाद हमें क्या मिलना चाहिए। बी के बाद हमें सी मिलना चाहिए या डी मिलना चाहिए, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बी के बाद सी और डी दोनों के स्ट्रक्चर्स को। बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों स्ट्रक्चर से एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, सो इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज प्रोग्रेस। यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्ट्रक्चर, क्योंकि कोरिलेट नहीं होगा। हाँ, इसके बाद में आप चीजों को लेके जा सकते हैं, रिजल्ट का पार्ट है कहीं ना कहीं। तो बी के बाद हमने जैसे ही सी को रिलेट किया और हमारा आंसर सेकंड पार्ट आ चुका है। अब एक बार जो रिलेट करके देख लेते हैं आगे का स्ट्रक्चर। देखो, एक बदलाव जो कि सहायक है किस चीज में, हैप्पीनेस में, वो टर्म किया जा सकता है कैसे, प्रोग्रेस की तरह। ठीक है, जैसे कि आपका एक बदलाव ऐसा होता है आपकी लाइफ में जिससे कि आपकी लाइफ में खुशियां बढ़ती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वही रियल में प्रोग्रेस है। तो लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अलग अलग लोगों को हैप्पीनेस किस चीज में मिलती है, अलग अलग चीजों में मिल रही होती है हैप्पीनेस। अब बी के बाद हमने सी को रिलेट किया, उसके बाद हम ए पे गए। नेवरदलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। अब अगर हम इसके पॉइंट को देखें, ठीक है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन जरूर होती है, लेकिन सभी चाहते हैं कि उनकी एक अच्छी हेल्थ हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो उनके पास में, और साथ ही साथ मेंटल सेटिस्फेक्शन। ये सभी के द्वारा डिजायर किया जाने वाला पार्ट कहीं ना कहीं है। So, if a change contributes to the growth of these factors means what? Which factors? Sound health, economic security, and mental satisfaction. These factors, it is progress. आप सीधे सीधे कोरिलेट कर सकते हैं इसको, तो ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये वाला आपका फोर्थ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि BCAD
ये आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट और करेक्ट स्ट्रक्चर जाने वाला है। सेकंड पार्ट आपका 100% करेक्ट होने वाला है। तो जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है वो सारे एस्पिरेंट्स। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। देखो अगला भी आपका रीअरेंजमेंट का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, अपने अकॉर्डिंग पॉज कर लीजिए जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग अरेंज करिए, ऑप्शन अपना आइडेंटिफाई करिए, फिर सॉल्यूशन पे जाइए। आइए हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं, इसके क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे सी से शुरुआत करते हैं। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मतलब मैं जा रहा हूं कहां पे, जंगल सफारी के लिए जा रहा हूं कल। सी से हमने शुरुआत की, यही हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। कुछ रिलेटेड क्लॉजेस तो होने चाहिए ना, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स तो होने चाहिए ना। अचानक से ऐसे कैसे हम शुरुआत कर देंगे स्ट्रक्चर की। तो पहली एक आधार बनाया, पहले एक बेस बनाया कि मैं जा रहा हूं कहाँ, जंगल सफारी पे, कब, कल जा रहा हूं, ऐसा बोल रहा है पर्सन। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज। अब जंगल के बारे में हमने बता दिया, सी के बाद डी को हमने रिलेट कर लिया। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि जंगल इस टाइम पे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, आजकल काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे फ्रेंड ने क्या बोला, कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सी के बाद हमने डी को रिलेट किया, डी के बाद हमारा ए आ गया, और इसके बाद हमारा बी वाला स्ट्रक्चर चला गया। सी डी ए बी, सी डी ए बी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है, और हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। एक बार स्ट्रक्चर को देखना है अपने अकॉर्डिंग, फिर ऑप्शन के थ्रू आंसर करना है। देखिए ज्यादातर क्या हो रहा है, एग्जाम्स में एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और नीचे के ऑप्शंस जम्बल्ड लिख दिए जाते हैं। मीन्स जो आपको स्टार्ट में दिख रहा है वो हो सकता है एंड में हो, जो आपको एंड में दिख रहा है वो हो सकता है स्टार्ट में हो। तो कोशिश करिए कि आप ऑप्शन पे फोकस करते हुए आंसर करिए, वरना गलतियां हो जाएंगी। हमने क्या देखा, स्टार्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हमने नीचे ऑप्शन देखे बिना ही फर्स्ट पार्ट पिक किया और आगे बढ़ गए। ऐसा कब होता है, जब टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है, और जब हमें एक घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो भाई टाइम की कमी तो हो ही जाती है। और वैसे भी इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 76 से, स्पीड टेस्ट में भी देखिए। तो भाई 70 क्वेश्चन के आते आते ही टाइम काफी ज्यादा चला जाता है हमारा, ठीक है। हाँ, मैं आप सभी को सजेस्ट ये भी करूंगा कि इंग्लिश और जीएस के सेक्शंस को आप थोड़ा पहले किया करिए, क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आपको टाइम नहीं लगता बहुत ज्यादा। जैसे मैथमेटिक्स का अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें टाइम लग सकता है। वैसे एसएससी लेवल पे रीजनिंग भी काफी इजी आता है, लेकिन इंग्लिश के सेक्शन में आपने रीड आउट किया, आपने देखा इस पार्ट में प्रॉब्लम है, पिक कर दिया, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ सेक्शंस को अगर हम छोड़ दे तो लाइक रीअरेंजमेंट में टाइम लग जाता है कभी कभी, साथ ही साथ आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी टाइम लग जाता है। बाकी सेक्शंस थोड़े इजी रहते हैं, मतलब इन टाइम करने वाले रहते हैं, डुएबल रहते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर को देखें जरा। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ। आज का जो मॉडर्न इंसान है वो बिजी है किस चीज में, एक्वायर करने में, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ, ज्यादा से ज्यादा पैसा, एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स। इन्वेस्ट इन इट इन मोर सेंस प्लेजर, या ये प्लेजर्स के पहले सेंस का यूज तो गलत हो रहा है ना। इन्वेस्ट इन इट इन मोर प्लेजर्स, कुछ ऐसा हो सकता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेंस नाउन की जरूरत ही नहीं है प्लेजर के पहले, अगर आप ध्यान से देखें तो। और ये सेंस हमें कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट पार्ट में मिल रहा है। देखो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लास्ट में है, लेकिन ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर है, क्योंकि यहीं पे सेंस का यूज हुआ है जो गलत है। और आपका आंसर जाने वाला है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। अब स्ट्रक्चर को जरा देखना, जब भी हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं किससे, अलोंग विद से या फिर एज वेल एज से या फिर विद से, देखो मैं आपको ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बता चुका हूं, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। मतलब इनसे जब भी हम दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, दो नाउन्स को जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, ऑलवेज यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। हमेशा याद रखना फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, और अदर मिनिस्टर्स क्या है, प्लूरल है। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, अदर मिनिस्टर्स की बात करें तो वो प्लूरल है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब वर्ब सिंगुलर होने वाला है। और अगर वर्ब सिंगुलर होने वाला है तो आंसर हमारा हैज जाएगा ना कि हैव, मतलब हमें हैव को रिप्लेस करना पड़ेगा हैज से। जब हम हैव को हैज से रिप्लेस करेंगे तब हमारा स्ट्रक्चर 100% करेक्ट होने वाला है। और इस बेस पे अगर हम देखें तो हैव हमें मिल रहा है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाता है। सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपके सामने। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, डेकेड बोलते हैं, मतलब दशक से रिलेट करता है, ठीक है। फोर्टनाइट क्या होता है भाई, अ टाइम ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह के टाइम को हम क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं। सेंचुरी तो 100 ईयर्स हो गए, ठीक है। और मिलेनियम की बात करें तो ये हो गया 1000 ईयर्स, ठीक है। अ टाइम ऑफ 1000 ईयर्स दैट इज कॉल्ड मिलेनियम, ठीक है। सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, फोर्टनाइट भी आ चुका है प्रीवियसली आपके एग्जाम में, मिलेनियम भी आ चुका है, ठीक है। तो मिलेनियम याद रखना, सेंचुरी तो कॉमन वर्ड है, सबको ही पता है, 100 सालों को सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। डेकेड भी कॉमन है, दशक, तो ये तो कॉमन ही हो गया स्ट्रक्चर, बिल्कुल आंसर हमारा सेकंड पार्ट ही जाएगा। लेकिन मिलेनियम याद रखना, अ टाइम ऑफ 1000 ईयर्स, मिलेनियम क्या है, अ टाइम ऑफ 1000 ईयर्स। और अगर मैं बात करूं फोर्टनाइट की, अ टाइम ऑफ 2 वीक्स, मतलब 2 वीक, 2 सप्ताह के टाइम को अगर हम एक शब्द में बोलें, दैट इज कॉल्ड फोर्टनाइट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगेन क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताना है इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड क्या होगा, और स्टेटमेंट क्या है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। मतलब एक बंदा जो अपनी खुद की कंट्री छोड़ देता है, किस चीज के लिए, दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए, उसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, फॉरेनर, नेटिव, इमिग्रेंट और टूरिस्ट। एक बार स्ट्रक्चर को देखेंगे, फॉरेनर तो विदेशी हो गया, नेटिव स्वदेशी हो गया, और टूरिस्ट जो घूमने फिरने के लिए आया है, टूरिस्ट। तो एमिग्रेंट ही होने वाला है, देश त्यागी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग जैसे इंडिया से हैं, तो इंडिया को छोड़ के बाहर स्टडी की और वहीं पे रहना शुरू कर दिया, जॉब करना शुरू कर दिया, इमिग्रेंट हैं वो लोग, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए जो एक पर्टिकुलर आपका वर्ड जाना है, दैट वुड बी सी पार्ट। सी पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर बनने वाला है। चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हिलेरियस। हिलेरियस वर्ड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। मतलब हिलेरियस वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। जैसे आपसे मैंने पूछा हाउ आर यू, आपने बोला आई एम हिलेरियस नाउ, मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ।
समझ गए ना? तो अब हिलेरियस अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, बहुत ही ज्यादा खुश। अब ब्लिथ वर्ड भी काफी प्यारा है। ब्लिथ वर्ड की अगर मैं बात करूं तो ब्लिथ का भी मतलब खुश या आनंदित ही होता है, प्रसन्न से रिलेट कर सकते हैं। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश। सैनोनिम पूछता तो ब्लिथ हो जाता सीधे सीधे इसका। हैप्पी मीन्स भी खुश होता है, मैरी भी कहीं ना कहीं खुश से ही रिलेट कर रहा है। तो सैड दुखी हो गया, और हिलेरियस के लिए जो अपोजिट वर्ड जाएगा हमारा, दैट वुड बी थर्ड पार्ट। हिलेरियस के लिए जो अपोजिट वर्ड जाएगा दैट वुड बी सैड। आंसर हमारा जाने वाला है थर्ड पार्ट, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है हमारे सामने, एंटोनिमी आपको बताना है विशियस का। देखो विशियस बहुत ही प्यारा वर्ड है, और इसको हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं किससे? क्रूरतापूर्ण। कुछ भी ऐसा है जो क्रूरतापूर्ण है, क्रुएलिटी से भरा हुआ है, निंदनीय है। किसी की एक्टिविटी या एक्शन ऐसा है जो बहुत ही निंदनीय है, गंदा है, बुरा है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं विशियस को। ठीक है, तो अब एंटोनिम बताना है क्योंकि हमें, और ये वर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग रख रहा है, नेगेटिव सेंस रख रहा है। तो पॉजिटिव वर्ड क्या होगा इसका, ये हमें बताना है। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो इसके लिए वर्चुअस वर्ड सबसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअस का मतलब नैतिक हो सकता है, नैतिक, गुणी, या फिर कुछ भी ऐसा जो अच्छा है, प्यारा है, मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है, दैट इज वर्चुअस। बेनफुल की अगर हम बात करें तो अब बाकी के जो वर्ड्स हैं हमारे सामने वो नेगेटिव वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बेनफुल की बात करें तो ये क्या हो गया? विनाशकारी हो गया, विनाशकारी, बेनफुल। सिनफुल को हम रिलेट, सिन मीन्स पाप होता है, तो सिनफुल मतलब पापी हो गया। अनफॉर्चुनेट, जो भाग्य खराब है, जो किस्मत खराब है, उससे रिलेट कर सकते हैं हम इसको। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट? वर्चुअस। एक्चुअल आंसर हमारा फोर्थ पार्ट ही जाने वाला है, और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है ये पैसिव में है, ये किस में है? पैसिव में है। अब आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा। अब वॉज बीइंग अगर लगा हुआ है, वॉज बीइंग अरेस्टेड, तो ध्यान से देखना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें, तो यहां पे क्या रहता है कि वॉज वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। वॉज वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है। और जब हम इसको पैसिव में लेके जाते हैं, जब हम इसको पैसिव में लेके जाते हैं तो ध्यान से समझना, अब स्ट्रक्चर कैसा जाता है? वॉज और वर्ब के साथ में, वॉज और वर्ब के साथ में हम क्या यूज करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं। वॉज और वर्ब के साथ हम बीइंग का यूज करते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है जैसे ही हम पैसिव में जाते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या था? एक्टिव वॉइस में क्या था हमारा? हमने वॉज वर्ब का यूज किया प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया। लेकिन जैसे ही हम पैसिव में जाते हैं तो हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या ये चीज समझ आ गई? अब क्योंकि हमें पैसिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें पैसिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमें एक्टिव वाला आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। यस और नो? और वॉज वर्ब मिल रहा है हमें, द पुलिस वर अरेस्टिंग द थीफ। यहीं पे वर्ब मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हैव का यूज हुआ है जो गलत है, यहाँ पे सिर्फ अरेस्टेड लिखा है ये भी गलत हो रहा है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हैड अरेस्टेड का यूज हुआ है ये भी गलत हो गया स्ट्रक्चर।
आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या सभी को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चैट बॉक्स में बताते रहो, सभी को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ आ गया? चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको क्या बताना है? करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये स्टेटमेंट आपके सामने डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। यहाँ पे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा उसने मुझसे? वॉट आर यू डूइंग। उसने मुझसे कहा, क्या कहा? वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी कोई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है तो सैड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। सबसे पहला पार्ट, सैड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसी से स्ट्रक्चर जुड़ता है, दूसरा पॉइंट हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे, तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट, जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में बदलते हैं, उसके बाद हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? देखो, जब सामने वाला क्वेश्चन कर रहा होता है व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझना इस चीज को, जब सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर यू डूइंग तो ये क्वेश्चन है, लेकिन अब मैंने आपसे कहा व्हाट आर यू डूइंग तो ये क्वेश्चन है। अब आप उसी बात को दूसरे से कह रहे हो, सर ने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, कि मैं क्या कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये है इंफॉर्मेशन। ये क्या है? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन के केस में हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो उस केस में स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जाने वाला है। अब यू आर का अगर मैं इनडायरेक्ट फॉर्म देखूं, इनडायरेक्ट फॉर्म, यू आर का इनडायरेक्ट क्या जाएगा? आई वॉज जाएगा। यू आर का इनडायरेक्ट फॉर्म क्या जाएगा? आई वॉज जाएगा, ठीक है। आई यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग आई में, और आई के साथ पास्ट में वॉज आ जाएगा। और वॉट आई वॉज डूइंग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, वॉज पहले आएगा नहीं तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, हैड बीन में स्ट्रक्चर जाएगा नहीं, वॉट आई वॉज डूइंग दैट से स्ट्रक्चर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड स्ट्रक्चर में आ गया तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा, उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा, दैट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो बी सी डी सारे गलत हो जा रहे हैं, और एक ही हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा ऑप्शन हमें मिल सकता है, दैट इज व्हाट? ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्नेक इन द ग्रास, एक इडियम है आपके सामने लिखा हुआ, अ स्नेक इन द ग्रास। इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है, क्या होगा? स्नेक इन द ग्रास, डिफिकल्ट टू फाइंड, अ वेल विशर, अ गुड फ्रेंड, अ सीक्रेट एनिमी। देखो, अ स्नेक इन द ग्रास मतलब ग्रास में छुपा हुआ क्या? स्नेक। मतलब अ सीक्रेट एनिमी, मतलब एक ऐसा दुश्मन जिसके बारे में आपको दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं स्नेक इन द ग्रास से। डिफिकल्ट टू फाइंड, अ वेल विशर, अ गुड फ्रेंड, कोई चांस नहीं है। आंसर आपका जाने वाला है डी पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडरलाइंड पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। सबसे पहले हमेशा याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसके डायरेक्शन पे जरूर फोकस करिए। अगर आप डायरेक्शन पे फोकस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू substitute the underlined segment of the given sentence. If substitution is not required, select no improvement. देखो, सबसे पहली चीज इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो, और अगर जरूरत नहीं है तो स्ट्रक्चर एज इट इज चला जाएगा। अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प,
प्लीड का मतलब होता है आग्रह करना एक टाइप से, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। प्रॉमिस्ड फॉर हेल्प, सॉरी, प्रॉमिस्ड फॉर हेल्प का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक बंदा जो नीड में है वो प्लीड ही करेगा, आग्रह ही करेगा, कमांडेड आदेश देने का कोई चांस ही नहीं है। प्लीडेड वर्ड अगर हमें मिल रहा है तो ये नो इम्प्रूवमेंट ही जाना है यहाँ से, इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो। हाँ, अगर प्लीडेड ना मिल रहा होता तो रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते थे, रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग लिखा हुआ है इसलिए ये स्ट्रक्चर भी गलत है। अगर आप ध्यान से देखें तो बी, सी और डी तीनों ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो जा रहे हैं और एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास जो हो सकता है करेक्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सिंगल फिलर का क्वेश्चन है आपके सामने। आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे फिल करना है। क्या होना चाहिए ये देखना है आपको। देखो, इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, मतलब आज का दिन जो है वो डैश डे है। डैश मतलब ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस को हम शुभ से रिलेट कर सकते हैं। ऑस्पिशियस डे मतलब शुभ जो दिन है उसको रिलेट कर सकते हैं। लाइक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है ना शादियों का, ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम मतलब जो भी शुभ घड़ी निकल के आई है उसको हम ऑस्पिशियस टाइम से रिलेट कर सकते हैं। तो ऑस्पिशियस डे मतलब जो शुभ दिन है उसकी बात हो रही है। ओकेजनल कोई चांस नहीं। ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है अमंगल या अशुभ से भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव सेंस रखने वाले स्ट्रक्चर पे ही जाने वाले हैं, ठीक है। ऑडिशियस मतलब होता है निडर, ऑडिशियस का मतलब होता है निडर, निडर या गुस्ताख से भी रिलेट कर सकते हैं। साहसी भी हो सकता है, निडर भी हो सकता है, गुस्ताख भी हो सकता है। एक बंदा जो गुस्ताख है उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं इसको। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, ही डैश अ हेनियस क्राइम, ही डैश अ हेनियस क्राइम। अब यहाँ पे हेनियस क्राइम का मतलब होता है, हेनियस का मतलब होता है घृणित। हेनियस का मतलब क्या होता है, घृणित। मतलब किसी बंदे ने जो बहुत ही ज्यादा घृणित अपराध किया है उसको हम हेनियस क्राइम से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, घृणित अपराध। तो अब यहाँ पे ही हैज, ही कमिटेड मतलब किया है उस सेंस में, ही कमिटेड अ हेनियस क्राइम। हैपेंड, अकर्ड, मेड ये तो गलत हो जाएगा ना, हैपेंड होने के सेंस में यूज कर सकते हैं, अकर मतलब अचानक से कुछ हो गया उस सेंस में, मेड, कमिटेड वुड बी देयर, क्राइम करने की ही बात हो रही है। तो आंसर हमारा बिल्कुल फोर्थ पार्ट जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर आपका वन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस वर्ड, इस पार्ट को क्या करना है, रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि सही है तो नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा आपका आंसर। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। अब देखो ध्यान से समझना, देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। सबसे पहली चीज तो डिग्रेडेशन होना चाहिए। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेडेशन, नाउन की जरूरत है, इन द वैल्यूज इन मॉडर्न एज, कुछ ऐसा। डिग्रेडेशन का मतलब होता है निम्नीकरण। निम्नीकरण मतलब किसी चीज की वैल्यू का कम होना, क्वालिटी का कम होना, दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। अब डेलिबरेशन, डेलिबरेशन का मतलब होता है किसी चीज को सोच समझ के करना या सोची समझी जो कंडीशन है उसको हम डेलिबरेशन से रिलेट कर सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन मतलब हो गया प्रदर्शन, किसी चीज का दिखाना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना, कुछ ऐसा। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। पैथेटिक, सैनोनिम आपको बताना है किसका, पैथेटिक का सैनोनिम बताना है। क्यूरियस, पिटीफुल, डल और इनसिग्निफिकेंट, क्या होना चाहिए पैथेटिक का सैनोनिम। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो अपने अकॉर्डिंग और पिक करो अपना आंसर। देखो, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय,
दर्द भरा, दुख भरा, पैथेटिक कंडीशन है किसी की या सिचुएशन है किसी की, दैट इज कॉल्ड पैथेटिक। पैथेटिक को आप सीधे सीधे पिटीफुल से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु हो गया। डल की अगर हम बात करें तो कोई बंदा अंदर से जो डल है, ठीक है, ऐसे हमने रिलेट कर, कॉमन सा वर्ड है डल अपने आप में। जो बंदा इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी है अंदर से, उसको हम डल से रिलेट कर सकते हैं। इनसिग्निफिकेंट, देखो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इनसिग्निफिकेंट मतलब अमहत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। पिटीफुल आपका बिल्कुल करेक्ट वर्ड जाने वाला है और आपका आंसर जाने वाला है सेकंड पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं, पेनिटेंस। देखिए बहुत ही प्यारा वर्ड है पेनिटेंस, और नया वर्ड लग रहा है। देखो पेनिटेंस को ज्यादातर लोगों ने एग्जाम में पेशेंस से रिलेट कर दिया था। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब सिमिलर टाइप का कुछ मिलता है ना प्रोनाउंसिएशन में, तो हम कहते हैं अच्छा यही होगा, लेकिन गलत हो गया। पेनिटेंस का मतलब प्रायश्चित होता है, किसी चीज का भी जो पछतावा है आपको, आपने कुछ गलत किया। देखो जो गलत करता है उसको मिलता ही गलत है, ये फैक्ट है कि अगर किसी ने भी कुछ भी गलत किया है तो उसको फिर वो भर भर के गलत मिल रहा होता है वापसी में। मतलब एक गलत करने का मतलब है 10 चीजों को अपने ऊपर डाल लेना, ठीक है। हाँ अगर आप कुछ सही करते हैं, अच्छा करते हैं लाइफ में किसी के लिए, मतलब जब आप सेल्फलेस एक्ट में होते हैं, जब आप अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरे के बारे में सोच के कुछ करते हैं अच्छा, तो फिर आपको उसका भी रिवर्ट 10 गुना कहीं ना कहीं मिलता है। तो पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा, पछतावे से रिलेट कर सकते हैं। तो आप सीधे सीधे इसको रेपेंटेंस से रिलेट कर सकते हैं, प्रायश्चित से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एडमायरेशन कहीं ना कहीं सामने वाले की प्रशंसा या तारीफ हो गया। माजरी मतलब दुख, दर्द, गरीबी, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। पेशेंस का मतलब धैर्य होता है। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है, फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पे। परसुएशन है, ऑस्टेंटेशन है, और मेंशन है, और एक्सटेंशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का स्पेलिंग कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे एस नहीं बल्कि टी जाएगा, OSTENTATION, ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शेखी या दिखावा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दिखावा कर रहे होते हैं, शेखी मार रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। भड़कीलापन भी होता है, जैसे शो ऑफ करना एक टाइप से, ऐसे भी आप ऑस्टेंटेशन को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड पार्ट ही है कहीं ना कहीं। अदर वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, पर्सुएशन, पर्सुएशन को हम धारणा से रिलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज की जो धारणा है या किसी की भी जो धारणा है, परसेप्शन, परसेप्शन से कोरिलेट कर सकते हैं पर्सुएशन को। मेंशन का मतलब हवेली हो गया, महल हो गया। एक्सटेंशन मींस विस्तार हो गया। तो आंसर एक ही बच रहा है हमारा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे अगर हम देखें, फिर आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एलिजेंट वर्ड है आपके सामने, फ्लैशी, प्रैक्टिकल है, और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल वर्ड को देखें यहां से, तो प्रैक्टिकल वर्ड का स्पेलिंग गलत है, सी के बाद AL होना चाहिए, मीन्स PRACTICEL, दिस वुड बी प्रैक्टिकल, ये आपका प्रैक्टिकल जाएगा। तो आंसर आपका थर्ड पार्टी जाने वाला है। एलिजेंट की अगर हम बात करें, तो एलिजेंट का मतलब होता है सुंदर, प्यारा, जो भी है, कोई बंदा सुंदर है, प्यारा है, मनमोहक है, कोई सिचुएशन हो सकती है एलिजेंट, ठीक है। फ्लैशी को हम कहीं ना कहीं आकर्षक से रिलेट कर सकते हैं, फ्लैशी, आकर्षक। फ्लेक्सिबल, लचीला हो गया। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। स्पेलिंग में जो प्रॉब्लम है वो थर्ड वाली प्रॉब्लम छुपी हुई है। आगे अगर हम देखें तो एक क्लोज टेस्ट का सेक्शन है हमारे सामने, एक पूरा पैसेज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस के हमें आंसर्स फिल करना है। एक बार स्ट्रक्चर को हमेशा देखना है। जैसे ही आपके सामने क्लोज टेस्ट आया, आपको क्या करना है, पहले पैसेज को एक बार अपने अकॉर्डिंग देखना है, उसके बाद ही आंसर्स की ओर जाना है, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम देखें, मशीन्स वर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट। मशीन्स किस लिए बनी? इंसान का सर्वेंट बनने के लिए। लेकिन येट मैन हैज ग्रोन सो डैश
on them that they are in a fair way to become his dash. हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई मशीन्स पे कि मशीन्स हमारी मास्टर बन गई, हम उनके गुलाम बन गए. ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन्स. अब देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब मशीन लाइफ ही जी रहे हैं कहीं ना कहीं. कंफर्टेबल लाइफ की वजह से क्या हो रहा है, लाइफ स्टाइल को कंफर्टेबल बनाने की जो इच्छा है उस वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों की लाइफ धीरे धीरे क्या हो रही है, डिटोरिएट होती जा रही है, लाइफ स्टाइल डिटोरिएट होता जा रहा है और वो मशीन पे डिपेंडेंसी उनकी बढ़ती जा रही है. मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस. स्टर्न का मतलब होता है कठोर, दिमाग में रखना. मशीन जो है बहुत ही कठोर बॉस है भाई, ठीक है. कैसे? दे मस्ट बी फेड अप विद कोल एंड डैश, पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर. देखो सबसे पहली चीज, उनको खाने पीने के लिए कोयला चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ऑयल चाहिए ड्रिंक करने के लिए, वॉश के लिए भी, वॉश सफाई के लिए भी मशीन की ऑयल की जरूरत पड़ती है, ठीक है. और उनको एक आदर्श टेम्परेचर भी चाहिए जिसमें मशीन हो. सिंपल सी चीज है. तो अब स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया मशीन्स के बारे में. कहीं ना कहीं जो इफेक्ट्स हैं मशीन से रिलेटेड उन पे बात हो रही है. सो मैन वर मेड टू बी सॉरी मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, ठीक है. येट मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट, इंफीरियर, सबॉर्डिनेट और हेल्पलेस. क्या होना चाहिए आंसर? मैन क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया है. एक्चुअल में फर्स्ट के लिए हमारा आंसर ए पार्ट ही जाएगा, डिपेंडेंट जाने वाला है. आगे अगर हम देखें 97 मतलब सेकंड बी वाले पार्ट के लिए क्या जाएगा आंसर? डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स. अब विक्टिम्स, स्लेव्स, गुलाम या एडमिनिस्ट्रेटर का कोई चांस नहीं है. बिकम हिज मास्टर्स मतलब अभी क्या है कि कंडीशन ऐसी है कि हम इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं, इंसान इतना डिपेंडेंट हो चुका है मशीन्स पे कि मशीन्स उसकी मास्टर बन चुकी हैं. ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स. तो कहीं ना कहीं इंसान ने अपनी बहुत सारी लाइफ कहीं ना कहीं, और अभी भी लोग बहुत सारा पैसा और लाइफ स्पेंड करते हैं किस चीज में? लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने में. तो वो मशीनी लाइफ स्टाइल ही तो है कहीं ना कहीं. चल, तो अब यहाँ पे फ्रॉम, इनटू और अंडर ये सब गलत हो जाएंगे, फ्रेज इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका. अदर कोई भी अगर प्रपोजिशन लगाएंगे तो मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश गिवन. सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर है, मस्ट बी का यूज हुआ है, V3 का यूज हो रहा है आगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलेगी गिव, गिव, गिवन. तो आपका एक्चुअल आंसर जाएगा बी पार्ट. सेकेंड पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा. दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड गिव पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर. ऑप्टिमम वर्ड सबसे अच्छा है क्योंकि ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी हो गया. ऑप्टिमम का मतलब हो गया आदर्श. एक आदर्श टेम्परेचर चाहिए किस चीज को? मशीन्स को. तो अब यहाँ पे आउटडेटेड पुराना हो गया, ऑप्शनल कोई चांस ही नहीं, ऑप्टिमिस्ट आशावादी हो गया. आपका जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट. सो आज का सेशन, आज का डिस्कशन यहीं पे होता है कंप्लीट. आई होप आपने आज के डिस्कशन से काफी नई नई चीजें सीखी होंगी. सो अगर दिल कहे तो एक लाइक कर देना सेशन को. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर. थैंक यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.